So let us continue. Majoritarianism in Sri Lanka. Yesterday discussion Belgium and Sri Lanka minority and majority situation, especially language background. So today discussion, let us discussion majoritarianism in Sri Lanka. बहुसंख्यकवाद का अस्तित्व श्रीलंका में. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala community. So 1948 में सिन्हाला कम्युनिटी के नेतृत्व में श्रीलंका आज़ाद हुआ और वहाँ पर जो घरेलू गवर्नमेंट जो बना है उसका व्यू ये है कि वहाँ पर मेजोरिटी का काफ़ी दबदबा रहा है और उसी का रिजल्ट ये रहा है कि वहाँ का जो प्रजातांत्रिक सरकार चुनी गई या सरकार को स्थापित किया गया है वो मेजोरिटलिज्म से लिया गया है और वहाँ पर सिन्हाला का सर्वोच्चता स्थापित की गई या अपने आप सिन्हाला इस वजह से सिन्हाला का सर्वोच्चता बन गई. In 1956, an act was passed on recognizing Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The government followed preferential political policies. The favorite Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. जब 1956 में वहाँ पर एक्ट पास किया गया सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और इस तरह से तमिलों को डिस्ग्रेडिंग किया गया या उनकी अवहेलना की गई. सरकार ने प्रोफेशनल पॉलिसी बनाया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज और उसका जो बैकग्राउंड है वो वहाँ की यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्लियर किया गया और इस प्रकार ये यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रादुर्भाव हो रहा था वो खासकर कि बुद्धिज्म को तेजी से बढ़ाना और बुद्धिज्म को वहाँ पर सर्वोच्चता प्रदान करना. All these government measures coming one after another gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lanka Tamils. The felt the none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution. तो यहाँ पर सरकार आने वाली थी या जो आई है उसमें उन्होंने सिन्हाला का जो एक्टिविटी मोमेंट थी वो तमिलों की फीलिंग को थोड़ा क्या बहुत कुछ नज़रअंदाज किया है और यहाँ पर तमिलों को लीड करने के लिए कोई एक स्पेशल पार्टीज नहीं था बल्कि बुद्धिस्ट सिन्हाला जो लीडर थे उनमें जो सेंसिटिव थी वो लैंग्वेज को लेकर कल्चर को लेकर वही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में
एडॉप्ट किया और इस प्रकार से सिन्हाला कम्युनिटी को ही उन्होंने सर्वोच्चता दिया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल right, discriminate against them the getting job and other opportunities and ignored their interest a result of the relation। जबकि होना यह चाहिए सरकारी पॉलिसीज में सबको समानता अधिकार मिले, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो किसी के खिलाफ। एक तरह से यहाँ पर उसका रिजल्ट मिले और इस प्रकार इसका एक रिजल्ट यह हुआ कि वहाँ पर जो लेट इज कंटिन्यू इथेपिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर एक मैप दे रखा है जिसके मैप से हम श्रीलंका में जो कम्युनिटी बैकग्राउंड है वो मैप शो किया गया है, जिसमें कुछ नाम दे रखे जैसे कैंडी जगहों के नाम हैं, कोलंबो, कैंडी, बट्टी कोयला और तिरुकोलामुदी। कोलंबो इसका कैपिटल है। जाफिना ये इंडिया की बॉर्डर जो पाक जल संधि है उसके उधर आता है। यहाँ पर सिन्हालीज जो है वो येलो कलर शो कर रहा है। श्रीलंकन तमिल रेड कलर, श्रीलंकन तमिल जो है वो रेड कलर शो कर रहा है। इंडियन तमिल डार्क रेड कलर यूज कर रहा है और जो मुस्लिम्स है वहाँ पर वो आपको ब्राउन कलर में जो डॉट डले हैं वो शो कर रहा है। तो इस प्रकार से श्रीलंका का जो कम्युनिटी बैकग्राउंड है वो इस मैप में आपको समझाया गया है। इसके अगर आप और इसको डिटेल जानना चाहें तो YouTube के चैनल https://www.government.in पर देखकर आप डिटेल जान सकते हैं। अब ये जो वहाँ का जो सिचुएशन था उसमें क्या है, तो यहाँ एक क्वेश्चन बना है, व्हाट इज रॉन्ग इफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स इट सिन्हाला डोंट रूल इन श्रीलंका वेयर इज दे रूल। ये जो बहुसंख्यकों का जो रूल था क्या वो गलत है, जो खासकर के सिन्हाला कम्युनिटी को आगे लाने के लिए बनाया गया है। वो श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही डेवलप किया गया। वहाँ पर आपके राष्ट्र को, नेशंस को ज़्यादा अहमियत दी गई है बजाय एक कम्युनिटी। बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टार्टिंग ओवर टाइम द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज for regional autonomy and equality of the opportunity in screening, education and jobs, but their demand for more autonomy to provisions populated by the Tamils was respectfully denied। तो ऐसा जब रिएक्शन सिन्हाला कम्युनिटी और वहाँ की सरकार के द्वारा हुआ तो वहाँ के जो तमिल थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया और अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कई स्ट्रगल्स करे। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज की डिमांड रखी और चाहे वो एजुकेशन हो या गवर्नमेंट जॉब हो, सब में तमिलों की भागीदारी इक्वल हो। इस प्रकार से उन्होंने डिमांड स्टॉर्म किया और इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल्स भी स्टार्ट किया।
बट उनकी जो डिमांड थी वो उनके पॉपुलेशन के बेस पर, और साथ ही उनकी जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसको रिस्पेक्टफुली या आदर दिया जाए, इस प्रकार की बहुत सारी डिमांड को लेकर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया और उसके लिए उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल्स भी श्रीलंका में चलाया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of Sri Lanka. जब ये 1956 से इस प्रकार की एक्टिविटी स्टार्ट हुई और बाद में जब तमिल, वहाँ के जो लोकल तमिल और इंडियन तमिल से उन्होंने अपनी डिमांड रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को डेवलप किया, स्ट्रगल शुरू कर दिया। 1980 में तो उन्होंने पॉलिटिकल और एक संगठन बनाया और उसमें उन्होंने एक डिमांड रख दी कि हम तमिलों के लिए एक पृथक से अलग राज्य बनाया जाए, खासकर कि श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। फिर आगे द disputes between two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. As a result, thousands of people of both the community have been killed. Many families were forced to leave the country as a refugee, and many more lost their livelihood. You have read chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lanka. Excellent record of economic development, education and health, but the civil war was caused a terrible setback to the social culture and economic life of country. It ended in 2009. तो जब ये सिन्हाला कम्युनिटी और तमिलों के बीच में जब स्ट्रगल चल रहा था तो नौबत अब यहाँ पर आ गई है कि श्रीलंका में सिविल वार, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हजारों लोग अपनी जाति या अपनी कम्युनिटी अपने कल्चर्स को बचाने के लिए कई परिवार अपने ही देश में रिफ्यूजी के तौर पर रहे। उनका जीवन स्तर काफी खत्म हो चुका था, उनकी जीविका बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। इसका पूरा डिटेल आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। अबाउट द श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड। और दूसरा, अगर श्रीलंका का कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्रीज के तो श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलप को लेकर, वहाँ का एजुकेशन को लेकर, वहाँ के हेल्थ को लेकर। बट इन सब पर भी ज़्यादा हावी जो रहा है वहाँ का सिविल वार रहा है, क्योंकि कोई सा भी कंट्री कितना ही डेवलप हो जाए लेकिन वहाँ के जो पीपल्स है वो अगर उन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है तो सब कुछ एक ड्रामा होगा। तो यहाँ पर भी श्रीलंका में भी इकोनॉमिक जो लाइफ था वो सन 2009 तक आते आते पूरी तरह से डगमगा गया, या यूं कहें कि गर्त में चला गया। तो इट इज क्लियर। अब आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका की बात हुई है, अब यहाँ पर बेल्जियम, क्योंकि हम स्टार्टिंग से दो ही कंट्री का कंपेयर कर रहे हैं। आपने श्रीलंका का देख लिया, अब बेल्जियम में क्या हो रहा है वो देखिए। द बेल्जियम लीडर टुक ए डिफरेंट पार्ट। दे रिकॉग्नाइज द एक्सटेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर diversities
between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. एक ही देश में अलग अलग क्षेत्र को लेकर कई प्रकार के डिस्प्यूट चले हैं। 1970 to 1993 जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहे थे या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्क चला जा रहा था, तो हर कहीं पर एक ही कंट्री में तरह तरह के मतभेद आ रहे थे, क्योंकि वहां पर भी लैंग्वेजेस को लेकर काफी मतभेद था। The arrangement they worked out is different from other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgium model. अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट और जो डिस्प्यूट्स जो चल रहा था वो काफी एक अलग ही तत्व था बेल्जियम मॉडल के लिए। अब वो क्या थे वो यहाँ पर डिटेल से दे रखा है कि किन बातों को लेकर लोगों के बीच में डिस्प्यूट था या लोग एक दूसरे से एग्री नहीं हो पा रहे थे। फर्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. Some special law requires the support of the majority of members from each legislative group. कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले लोग का इक्वल शेयर हो, खासकर कि वहाँ के पॉलिटिकल मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। दूसरा उसी में सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लेजिस्लेटिव ग्रुप। दूसरा वहाँ पर कुछ स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट किया गया, खासकर कि मेजॉरिटी मेंबर्स के लिए, और वो भी कहाँ पर, वहाँ की लिंग्विस्टिक ग्रुप या वहाँ का जो विधानमंडल है उनके मेंबर्स के लिए। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिस्कशंस एनी अनिलेटरली, और एक ही समाज के ऐसा डिस्कशन किया जाए जहाँ पर एक ही समाज के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ पर। सेकंड आता है मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू regions of the country. The state government are not subordinate to central government. काफी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से स्टेट गवर्नमेंट या दो पर्टिकुलर एरिया को दे दी जाए और स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसा कि इंडिया में भी है। अब फिर वहाँ का जो कैपिटल है Brussels has a separate government in which both two communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the general central government. वहाँ की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट हो और उसमें बोथ कम्युनिटी, दोनों ही कम्युनिटी का प्रतिनिधि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले के साथ उनका स्पेशल
उनको भी एक्सेप्ट किया जाए, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हो, जबकि वहाँ पर डच बोलने वाले लोग थे। और इस प्रकार से वहाँ के जो NCR जो कह सकते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन्स, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली है, वैसे ही बुरलेस है, वहाँ पर उसका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो में इन दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल शेयर हो और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट there is a third kind of the government. This community government is elected by the people belonging to the language community Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. अगला जो पॉइंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई थर्ड प्रकार का प्रतिनिधित्व, जैसे कि इलेक्टेड पीपल से बिलोंगिंग पीपल हो, लैंग्वेज से खासकर कि डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले। वहाँ सरकार जो पावर है उसका रिगार्डिंग ये रहा है कि कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू को भी सॉर्ट आउट करना। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेट, इट नीडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेट इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। तो यहाँ पर ऊपर के जो 3-4 पॉइंट हमने डिस्कशन किया है उससे साफ पता चल रहा है कि जो बेल्जियन मॉडल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, काफ़ी उलझा मैटर है। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेट होने की वजह से जो बेल्जियम पीपल है, बेल्जियम के जो लोग हैं, उनका जो रियली डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, वो इन बातों की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। बट दिस अरेंजमेंट है वर्क वेल सो फार। दे हेल्पेड टू अवॉइड सीरियस एपी बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन द लेगिस्टिक लाइन। इससे तो बेहतर ये है कि अगर दोनों ही कम्युनिटी को या वहाँ की जो लैंग्वेज भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, इतना कॉम्प्लिकेट मैटर रखने के बजाय अगर उसको लैंग्वेज के आधार पर ही देश का विभाजन कर दिया जाए, अगर उसको बांट दिया जाए, तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। क्योंकि तो इस प्रकार से वहाँ many countries of Europe came together from the European, और इसी प्रकार से यूरोप की में कई ऐसे देश है, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पर लैंग्वेज को लेकर इस प्रकार से मतभेद मिले हैं या आपस में वो मिल चुके हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट इन बुरलेस बेल्जियम, ये बेल्जियम में वहाँ का जो कैपिटल है बुरलेस, उसका नेशनल पार्लियामेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर न्यू दिल्ली में है। तो ये यहाँ तक I hope you understand. So next video I release tomorrow. So thank you very much.